कौन सा है? सेट नंबर 39, सेट नंबर 39 और उत्तराखंड का सोल्यूशन। चलो पहले बताओ पेपर कैसा था? बढ़िया था पेपर? हैं? कितने प्रश्न सही हो रहे? अब पता चलेगा, नहीं फिर भी लगा होगा पेपर पढ़ के। ठीक है, तो ये वैसे पेपर है जैसे आयोग पूछ रहा है ना? और इसमें बहुत सारे आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। ठीक, चल तो पहला प्रश्न देखो, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? ठीक है, बताओ तो कौन सा आपका पुराण ऐसा है कि जिसमें महर्षि वेदव्यास ने चारों धामों का वर्णन कर रखा है? महर्षि वेदव्यास जानते हैं? पहले ये बताओ कौन है महर्षि वेदव्यास? हाँ, महर्षि वेदव्यास वही है जिन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा बताओ किस पुराण में 4 धामों, 4 धाम का मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का वर्णन किया गया? तो बताओ कौन सा पुराण होगा? बताओ कौन सा पुराण है? स्कंद पुराण होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये लाइन आपने कभी नहीं पढ़ी आज तक, और मान लो मैंने भी नहीं लिखा है कभी कि महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का वर्णन कर रखा है, मान लो ये लाइन आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये लाइन आपने क्लास में तो पढ़ी है ना कि उत्तराखंड की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? स्कंद पुराण से मिलती है। ठीक है, ये बताया था, कितनी बार बता चुका हूं। और जब उत्तराखंड की जानकारी ही स्कंद पुराण से मिलती है तो भाई उत्तराखंड के 4 धामों की जानकारी भी कहां से मिलेगी? उसी स्कंद पुराण में तो मिलेगी, है ना? तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्कंद पुराण के जो 2 खंड है, एक खंड है आपका केदार खंड, कौन सा है? केदार खंड, और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है मानस खंड। ठीक है, इन्हीं 2 खंडों से क्या मिलती है हमें? अपने उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। केदार खंड से हमें किसकी जानकारी मिलती है? गढ़वाल क्षेत्र की जानकारी मिलती है। और वहीं मानस खंड में किसकी जानकारी मिलती है हमें? कुमाऊं क्षेत्र की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसी केदार खंड में ये लिखा है कि जो मायापुर क्षेत्र है, कौन है मायापुर क्षेत्र? जो आपका वर्तमान में क्या है? हरिद्वार है। मायापुर क्षेत्र से लेकर के ऊपर कहां तक आपका जो सफेद पर्वत है, श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत का मतलब क्या है? जहां साल भर बर्फ होती है, और जहां साल भर बर्फ कहां होती है? महान हिमालय। यानी कि हरिद्वार से और महान हिमालय तक क्या है आपका? गढ़वाल क्षेत्र अर्थात केदारखंड क्षेत्र है। और वही मानस खंड में क्या लिखा है कि मानस खंड कौन सा क्षेत्र है? ये आपके नंदा देवी पर्वत से लेकर के और जो कालगिरी पर्वत है यानी कि काली नदी तक का जो पर्वत है, वहां तक आपका क्या है? कुमाऊं क्षेत्र है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र तो हम अब बोलते हैं, पिछले कई सौ सालों में, पिछले 400-500 सालों में ही ये वर्ड क्या है आपके एग्जिस्टेंस में है। उससे पहले तो क्या बोलते थे? गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड बोलते थे, कुमाऊं क्षेत्र को क्या बोलते थे? मानस खंड बोलते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो बाकी आपको मैं ये भी बता चुका हूं किसी पहले वाले पेपर में, स्कंद का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कार्तिकेय, कार्तिकेय को समर्पित है ना ये। ठीक है, गरुड़। चलो चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? तो बताओ कौन सा था? तो ये आपने हमेशा सुना होगा, खलंगा वॉर मेमोरियल। ठीक है, देखो अंग्रेजों और गोरखों की जो अंतिम लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? खलंगा में हुई थी। और जब खलंगा में अंग्रेजों ने गोरखों को हराया तो इतनी आसानी से नहीं हराया। ठीक है, खलंगा गढ़ जीतना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ पे जो गोरखा सैनिक थे वो बहुत बहादुरी से लड़े, और इनको लगभग खलंगा पर अधिकार करने में 1 महीना लग गया था। ठीक है, और वो भी फाइनली कब? जब इन्होंने खलंगा का क्या किया था? पानी बंद किया था। अब जब पानी ही नहीं होगा तो सैनिक लड़ेंगे कैसे, है ना? तो अंग्रेजों ने फिर वहां पे वो चाल खेली। लेकिन अंग्रेजों ने भले गोरखाओं को हराया, लेकिन अंग्रेज गोरखाओं की बहादुरी से क्या थे? बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने उनकी याद में क्या कर दिया? खलंगा में क्या बनाया? वॉर मेमोरियल बनाया। ठीक है, बाकी गब्बर सिंह मेमोरियल आपको पता है कहाँ है? गब्बर सिंह मेमोरियल चंबा टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत कौन सा है? बताओ, आज ही सुबह की क्लास में पढ़ा था।
आर्ट एंड कल्चर है ना, बताओ कौन सा है? छपेली। छपेली जो है वो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित क्या है? गीत है। और जो छपेली गीत में मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का कैसा गीत होता है? कैसा गीत होता है? प्रेम प्रधान गीत होता है ना छपेली गीत। और छपेली गीत में क्या करता है कि एक आपका हुड़का बजाता है एक आदमी, और दूसरा आदमी क्या करता है? नृत्य करता है। और इस प्रकार के जो नृत्य होते हैं वो जनरली क्या होता है आपका? मेले उत्सवों में किया जाता है। ठीक। इसके अलावा देखो छोपती नृत्य की बात करें तो छोपती की बात करेंगे तो छोपती कहाँ पे होता है? छोपती रवाई जौनपुर क्षेत्र में, रवाई जौनपुर क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य है इसी को क्या बोलते हैं? हम छोपती नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? छोपती नृत्य। और छोपती नृत्य कैसे होते हैं? संयोग श्रृंगार प्रधान नृत्य होते हैं। संयोग श्रृंगार प्रधान नृत्य होते हैं। ठीक। इसके अलावा देखो छपेली कहाँ पे होते हैं? तो छपेली आपका कुमाऊं क्षेत्र में होता है। ठीक है। बाकी आपका जो रासो है वो आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है यहाँ पे आपको करना है सही मिलान करना है। सही मिलान है मतलब। ठीक है। ये सचिवालय के पदक्रम दे रखे और सचिवालय का सही पदक्रम क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ कि सचिवालय होता क्या है? क्या होता है सचिवालय? क्या होता है सचिवालय? होता है कुछ? अब कुछ नहीं होता ना सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? ये शासन की धुरी होती है ना, सभी विभागों का। ठीक है। जो केंद्र होता है वो क्या होता है आपका? सचिवालय होता है। अब जैसे मैंने बोला वन विभाग, या मैंने कहा शिक्षा विभाग, या कृषि विभाग, या सिंचाई विभाग, या पुलिस विभाग, है ना, इन सभी विभागों का जो मेन लास्ट होगा वो कहाँ होगा? आपका सचिवालय होगा। ठीक है। तो सचिवालय क्या होती है? शासन की धुरी होती है और हर विभाग को लीड कौन करता है? एक शासन सचिव करता है। ठीक है। ये आपको बताया था। अब जो सचिवालय होता है इस सचिवालय में क्या होते हैं? पदक्रम होते हैं। ठीक है। सचिवालय में क्या होते हैं? पदक्रम होते हैं। और सचिवालय की अगर बात करें तो देखो सचिवालय में जो सबसे बड़ा पद होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? मुख्य सचिव। क्या होता है? मुख्य सचिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? चीफ सेक्रेटरी। ये उत्तराखंड सचिवालय का सबसे बड़ा क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब ये उत्तराखंड सचिवालय का ही नहीं, अब देखो उत्तराखंड सचिवालय सभी विभागों का भी क्या है? विभाग है। सभी विभागों का क्या है? हेडक्वार्टर एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब ये सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी है तो इसका मतलब पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? यही मुख्य सचिव होगा। इससे बड़ा अधिकारी में इससे बड़ा कोई अधिकारी होता ही नहीं। यानी किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव, या इसी को क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है? भारत का, इंडिया का, उत्तराखंड यानी राज्य का तो हमने देख लिया, राज्य का मुख्य सचिव होता है। भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है आपका क्या? कैबिनेट सचिव। क्या होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है भारत में। ठीक है। मुख्य सचिव आप ये मान के चलिए कि जैसे आईएएस अधिकारी जब बहुत पुराना हो जाएगा, 30-35 साल की सर्विस हो जाएगी, तब जाके कोई व्यक्ति मुख्य सचिव या कैबिनेट सचिव बनता है। ठीक है। तो देखो सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है आपका क्या? मुख्य सचिव का होता है। क्या होता है? मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव के बाद इससे जो छोटा पद होता है वो होता है क्या? एडिशनल मुख्य सचिव। ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं? अतिरिक्त मुख्य सचिव कहा जाता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद होता है प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव के बाद सचिव होता है। सचिव के बाद क्या होता है? अतिरिक्त सचिव होता है। क्या होता है? अतिरिक्त सचिव होता है। और अतिरिक्त सचिव के बाद आपका कौन सा होता है? बताओ। अतिरिक्त सचिव के बाद अतिरिक्त सचिव के बाद है, अतिरिक्त सचिव के बाद भी होता है कोई? तो अतिरिक्त सचिव के बाद होता है उप सचिव, संयुक्त सचिव। क्या होता है? संयुक्त सचिव होता है। संयुक्त सचिव के बाद अगला जो पद होता है ये पद आपका कौन सा होता है? तो ये होता है आपका उप सचिव का। क्या होता है? उप सचिव। और उप सचिव के बाद जो अगला पद होता है इसको बोलते हैं अनुभाग सचिव। क्या बोलते हैं? अनुभाग सचिव कहा जाता है।
तो भाई सचिव कई होते हैं, हमें तो बस ऐसा लगता है सचिव एक ही पद होता होगा, है ना, एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे आईएएस बनता है ना, तो उसकी पहली पोस्टिंग या तो इधर होती है या इधर ही होती है। अनुभाग सचिव आपके वो बनते हैं जनरली जो आपकी आरओ होते हैं ना, आरओ समीक्षा अधिकारी, सुना आपने, सहायक समीक्षा अधिकारी या उसके अलावा समीक्षा अधिकारी, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये वैकेंसी निकालता है ना सचिवालय में, तो जब ये प्रमोट होते हैं तो वही बाद में क्या बनाते हैं, क्या बनते हैं, अनुभाग सचिव या उप सचिव बनते हैं। इधर से आपकी आईएएस या पीसीएस वाली रैंक शुरू हो जाएगी इधर से, ठीक है। चलिए, तो यानी कि देखो सचिवालय की बात करें, सबसे बड़ा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुभाग सचिव। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सीएस बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी। इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी एसीएस, ठीक है। प्रमुख सचिव को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएस। सचिव क्या होगा आपका, सेक्रेटरी हो जाएगा। अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी, या इसी को अपर सेक्रेटरी भी बोलते हैं। संयुक्त सचिव क्या हो जाएगा आपका, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक। उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी, अनुभाग सचिव, ठीक है, सेक्शन सेक्रेटरी हो जाएगा, ठीक है। चलो, वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव है कौन, आनंद वर्धन, ठीक है, आनंद वर्धन, ये हमारे राज्य की क्या है, वर्तमान सचिव। और इससे पहले हमारे राज्य के जो सचिव थे उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, राधा रतूड़ी, और ये हमारे राज्य की पहली महिला सचिव थी, ठीक है, राधा रतूड़ी, राधा रतूड़ी, ठीक है। राधा रतूड़ी क्या थी, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव, ठीक है, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो सचिवालय से संबंधित अगर पदक्रम आएगा, ये पूरी बात आपको याद रखना है ना, अभी तो उसने इतना ही दिया, तो अगली बार पूरा क्या पता पूरा ही दे दे, तो ये भी याद रखना साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखा ग्रंथों से संबंधित, गोरखपंथ से संबंधित नहीं है। तो देखो, ढोल सागर बिल्कुल है, ठीक है, समेणा भी है, सभा सागर भी है, तो एक नहीं है श्रीनाथ जी का शुक्ल, ठीक है, ये गोरखपंथ ग्रंथों से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला कथन है, नंदा देवी राजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, ठीक है, पहला, क्या ये बात सही है, यानी कथन एक बिल्कुल सही है। दूसरा है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल की एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्या बेदनी बुग्याल नंदा राजात यात्रा का एक पड़ाव है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब कथन एक और कथन दो क्या है, दोनों सही। नंदा राजात यात्रा के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो मैं कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि नंदा देवी की जो यात्रा होती है वो चमोली के नौटी गांव से क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। यहां से शुरू हुई तो उसके बाद नंदा देवी की यात्रा कहां पहुंचती है, बताओ कहां पहुंचती है नंदा देवी की यात्रा, तो अगला पड़ाव आता है इड़ाबदानी, कहां आता है, इड़ाबदानी। और ऐसा माना जाता है कि जो इड़ाबदानी है ये मां नंदा का क्या है, क्या है, मायका नहीं, नैनीहाल, क्या है, नैनीहाल, आपका भी होता होगा ना नैनीहाल, है ना, चलो ठीक है, नैनीहाल हो जाएगा, ठीक है। तो नंदा देवी का नैनीहाल क्या किसे माना जाता है, इड़ाबदानी को माना जाता है। पड़ाव तो 16-17 है, मैं सारे पड़ाव नहीं लिखा रहा हूँ, जिन पड़ाव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्हीं के बारे में लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इड़ाबदानी, इड़ाबदानी से यात्रा आगे पहुंची तो कुछ टाइम आगे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक स्थान आता है, इस स्थान को बोलते हैं कासुआ, क्या बोला जाता है, कासुआ। और कासुआ में यहाँ पे मां नंदा की मुलाकात और देवता से भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक भराड़ी देवी का मंदिर है, कौन सा, भराड़ी देवी का मंदिर, और दूसरे हैं आपका कैलवा देवता का मंदिर, ठीक है। तो यानी कि कैलवा देवता और भराड़ी देवी के साथ मां नंदा की क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है। कहां पे होती है, कांसवा नामक पड़ाव पे होती है। कांसवा से जब यात्रा आगे पहुंचती है तो बीच में पड़ाव आते रहेंगे,
और अगला एक महत्वपूर्ण स्थान पहुंचता है, और ये महत्वपूर्ण स्थान आपका कौन सा है, तो ये है चांदपुर गढ़ी। कौन सी है, चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, चांदपुर गढ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमार वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, और पहले से एक परंपरा बनी है कि जो चांदपुर गढ़ी में है ना, जो परमार वंश के क्या है राजकुंवर है, या उनके जो वंश वाले जो लोग हैं, उस राजशाही परिवार के जो वंश है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं मां नंदा की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राज परिवार है, राज परिवार के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं मां नंदा की, क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहां से जब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, तो यात्रा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक स्थान आता है, और इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम आपका क्या हो जाएगा, भगवती। सुना है आपने भगवती, नहीं सुना है, भगवती नंदा जो गीत है नरेंद्र सिंह नेगी का, उस गीत में आपको जय भगवती नंदा ऐसा गाना है ना, हाँ ठीक है। तो जो भगवती है, ऐसा माना जाता है कि जो भगवती नामक स्थान है, यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, कुछ तो होता है ना, हाँ कुछ नहीं होता वहां पे, होना क्या वहां पे, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मां नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मां नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है, मायके का क्या है, ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है। ठीक है, मां नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है, इसका मतलब मां नंदा के यात्रा या मां नंदा का ये मायका वाला अंतिम क्षेत्र है, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, शुरू मां नंदा का ससुराल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब भगवती से यात्रा आगे पहुंचेगी, तो अगला स्थान आता है कुलसारी। ठीक है, अब जो कुलसारी, जैसे कुलसारी आया, तो ये मां नंदा का क्या है, ससुराल वाला एरिया शुरू हो गया, है ना। तो इसलिए कुलसारी को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, ससुराल का पहला पड़ाव, ससुराल का पहला पड़ाव, पहला पड़ाव, पहला पड़ाव, ससुराल का ही क्या हो जाएगा, पहला पड़ाव हो जाएगा। कुलसारी से यात्रा आगे पहुंची, और जब यात्रा आगे पहुंचेगी, तो अगला स्थान आता है आपका कौन सा, नंद केसरी। कौन सा आ जाएगा, नंद केसरी नामक स्थान आ जाएगा। और नंद केसरी जो स्थान है, ये लगभग लगभग गढ़वाल और कुमाऊं की बाउंड्री पर है ना। अगर नंद केसरी से उधर जाओगे कुमाऊं आ जाएगा, इधर आ जाओगे तो गढ़वाल आ जाएगा, यानी चमोली आ जाएगा, उधर जाओगे बागेश्वर आ जाएगा। अब नंद केसरी में क्या होता है कि कुमाऊं क्षेत्र के जो लोग हैं, वो इस यात्रा में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र के लोग, कुमाऊं के लोग यात्रा में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लोग यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना, जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा वाला जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को बोलते हैं बधान क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बधान क्षेत्र। तो यहाँ पे बधान क्षेत्र की जो नंदा होती है, बधान क्षेत्र की नंदा की भी क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है। बधान क्षेत्र की नंदा का मिलन भी इसी स्थान पे होता है, कहाँ पे, नंद केसरी। नंद केसरी से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अगला स्थान आपका थराली आ जाएगा। ठीक है, थराली से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका एक और गांव आ जाएगा, बीच में और गांव आते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गांव है, ये है आपका बाण गांव। ठीक है, और ये बाण गांव क्या है, ये अंतिम गांव है, मां नंदा की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, कौन सा, बाण गांव। और बाण गांव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाण गांव में मां नंदा की भेंट होती है लाटू देवता से। किससे होती है, लाटू देवता से यहाँ पे क्या होती है, मुलाकात होती है, क्योंकि यहाँ पे लाटू देवता का क्या है, मंदिर है। यहां से यात्रा आगे बढ़ी, और इस तरीके से यात्रा अब उत्तर की ओर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, इस स्थान को बोलते हैं पातर नचौड़िया। क्या बोलते हैं, पातर नचौड़िया नामक स्थान आ जाता है। पातर नचौड़िया नामक जो स्थान है, अब इसके बाद यात्रा ना बड़ी टफ है, क्योंकि हाइट वाला एरिया शुरू हो रहा है, रास्ता ठीक से नहीं है, बीच में अब कोई गांव नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पातर नचौड़िया से क्या करते हैं, महिलाओं को इस यात्रा में शामिल नहीं करते, है ना। अब महिलाएं क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो यानी कि इसके आगे, ठीक है, महिलाएं शामिल नहीं होती, महिलाएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, यानी कि महिला अंतिम कहां तक यात्रा करती है, पातर नचौड़िया तक करती है। यहां से जब यात्रा आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद आपके जैसे बेदनी बुग्याल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जैसे बेदनी बुग्याल आ जाएगा, एक पड़ाव ये हो जाएगा आपका बेदनी। बेदनी के बाद आपका रूपकुंड आ जाएगा। ठीक है, बीच में आपके और स्थान
जुमला दर्रा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपकी यात्रा जहां ये अंतिम है, लास्ट पड़ाव, ये आपका कौन सा है बताओ, लास्ट पड़ाव कौन सा है? नंदा की यात्रा का लास्ट पड़ाव कौन सी है? होमकुंड। कौन सा है? होमकुंड। अब जैसे ही यात्रा होमकुंड पहुंचेगी तो ये होमकुंड क्या है? ये है अंतिम पड़ाव, नंदा की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, ठीक है। यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है। और जो भी लोगों ने क्या दे रखी होती है? भेंट दे रखी होती है, ठीक है, मां नंदा को। क्योंकि देखो एक परंपरा क्या है पहाड़ में? परंपरा ये है कि जब भी लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है ना, भेंट दी जाती है जाओ ससुराल के लिए। तो ऐसी मां नंदा को भी दी जाती है। तो जो भेंट है उस भेंट को वही रखा जाता है, ठीक है। और साथ में क्या चलता है? चौसंगिया खाडो, सुना है आपने? 4 सींगों वाला एक खाडो होता है, खाडो मतलब बकरा टाइप का, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं? वही छोड़ देते हैं। और उसके बाद यात्रा जो है दूसरे स्थान से क्या आ जाती है? वापस आती है, ठीक है। तो पहला पड़ाव है आपका नौटी, पहला नौटी से शुरू हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा? आपका होमकुंड। टोटल ये यात्रा कितने किलोमीटर की है? 280 किलोमीटर की यात्रा है। कितनी है? 280 किलोमीटर की यात्रा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यात्रा क्यों की जाती है, किस लिए ये यात्रा है? किस लिए यात्रा? हाँ, ये है इनको ससुराल भेजने की यात्रा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इससे कुछ टाइम पहले मां नंदा अपने मायके आ चुकी है और अब उसको ससुराल जाने की क्या कर रही है? तैयारियां हो रही है, ठीक है। तो मां नंदा को मायके से ससुराल भेजने की यात्रा होती है नंदा राजात यात्रा। और कब होती है? हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हालांकि 6-6 साल में भी की जाती है, लेकिन 6 साल वाली छोटी नंदा राजात यात्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी जो नंदा राजात यात्रा हुई थी लास्ट, ये हुई थी आपकी 18 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में हुई थी। अब इसके बाद नंदा राजात यात्रा होने वाली है 2026 में, अगले साल, 12 साल के बाद। तो अगली यात्रा कब होगी? 2026 में। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। चलो अब हाँ, ये परमार वंश के ना, जो टीरी टीरी नहीं, वो माला क्या है वो, राजलक्ष्मी सा क्या उसका नाम, हाँ। तो इनका परिवार जाता उधर जब ये यात्रा होगी। अभी जब 2026 में यात्रा होगी ना, तो ये लोग जाएंगे वहां, जो उनके क्या वंश हैं। एक तो इनका वंश इधर भी रहता है और एक वंश उधर भी रहता है। कहाँ? चांदपुर गढ़ी के आसपास ये गांव है, कांसवा गांव में शायद, कौन सा गांव है वो, ठीक है। वहां भी इनके वंश रहते हैं। तो ये सब लोग उधर जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक। और चांदपुर गढ़ी इसलिए जाते हैं क्योंकि राजधानी पहले ये हुआ करती थी। और इन्हीं लोगों के द्वारा क्या इस यात्रा को और ज्यादा वो किया गया था, ठीक है। लिख दिया आपने? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिए लिप्यंतरण से संबंधित कौन है? तो यह है राजेंद्र लाल मिश्रा। पांडुकेश्वर जो ताम्र अभिलेख है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किसकी किस वंश की जानकारी देते हैं? पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख कार्तिकेय वंश के राजाओं की जानकारी देते हैं। कार्तिकेय वंश के राजाओं, कार्तिकेय वंश के राजाओं के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगर ऑप्शन में कार्तिकेयपुर नहीं होगा तो कत्यूरी होगा, ठीक है। तो फिर कत्यूरी आंसर हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है आप। और ये कार्तिकेयपुर वंश कहाँ पे होता था? तो ये आपका जोशीमठ में होता था। जोशीमठ क्षेत्र में ये कार्तिकेयपुर वंश हुआ करता था। नेक्स्ट, उसके बाद बाकी कार्तिकेय वंश के जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है? एक है खंडारा ताम्र अभिलेख, बैजनाथ और बागेश्वर ताम्र अभिलेखों से मिली है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है बैठकी होली? बैठकी होली कहाँ प्रसिद्ध है? तो बैठकी होली आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे समझना कि जो होली है हमारे राज्य में, होली बड़े धूमधाम तरीके से होली का उत्सव मनाया जाता है ना, ठीक है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है एक होली और दूसरा दीपावली। त्योहार तो और भी है लेकिन जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं होली और दीपावली, ठीक। होली जनरली क्या होती है हमारे राज्य में? 2 प्रकार की होली खेली जाती है, ठीक है। एक होली होती है आपकी कौन सी? बैठकी होली। कौन सी होली? बैठकी होली। और दूसरी होली कौन सी होती है? खड़ी होली। दूसरी होली कौन सी होती है? खड़ी होली होती है, ठीक है। बैठकी जो होली होती है मुख्य रूप से जो कुमाऊं क्षेत्र का नैनीताल और अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है, कौन सा?
नैनीताल और अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, और ऊपर से जो शहरी क्षेत्र मुख्यतः इन क्षेत्रों में बैठकी होली खेली जाती है। बैठकी होली का मतलब क्या? बैठ करके होली खेलना। अब बैठ करके होली कैसे खेलते हैं? जैसे मान लो होली आने वाली है, होली आती है मार्च के महीने में, है ना। उससे जिस दिन होली होगी एक्चुअल में, जिस दिन होलिका दहन होता है, उससे एक महीने पहले ही अल्मोड़ा और जो नैनीताल वाला क्षेत्र यहाँ पे होली शुरू हो जाती है। और जब होली शुरू हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि जो गांव है ना, गांव में जाते हैं, प्रत्येक घर में जाना है, प्रत्येक घर में जाएंगे, आराम से बैठेंगे, ठीक है, और गीत वगैरह गाएंगे बढ़िया से, है ना, बैठ करके आराम, जैसे भजन करते हैं ना, उसी टाइप में समझिए। घर घर जाना है हर दिन, और घर में जाकर के क्या करना है, गीत को गाया जाता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? बैठकी होली कहते हैं। खड़ी होली की बात करें, अब जैसे पूरा महीना निकल गया बैठकी होली में, अब जिस दिन क्या होगा, चीर बंधन होगा। चीर बंधन जानते हैं आप? क्या होता है चीर बंधन? हाँ, होलिका को बांधा जाता है ना, होलिका, और फिर रात में उसको जलाया जाता है, तब चीर दहन होता है उसके बाद, है ना। अब होलिका क्या होगी, जल गई, फिर क्या होता है, अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। तो अब बैठ के नहीं खेलना, अब खड़े होकर के होली खेली जाती है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, खड़ी होली कहा जाता है। तो खड़ी होली तो सब जगह होती है, लेकिन बैठकी होली मुख्यतः कहाँ होती है? नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र में होती है। होली का त्योहार आता कब है? तो आता है फाल्गुन की, फागुन जानते हैं, फागुन, फागुन की पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा को आता है। ठीक है, फागुन की क्या आती है? पूर्णिमा को आती है। चलो, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, पढ़ो, पढ़ लिया? हाँ, चलो, क्या पढ़ा? भंकोरा, पहला कथन है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवन में किया जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। आपने भंकोरा देखा होगा, एक लंबा होता है, लंबा सा होता है ना, ऐसे नाले की तरह होता है, आगे उसका भाग चौड़ा होता है और पीछे पतला सा भाग होता है, और फिर पीछे से फूंक मारते तब उसमें बढ़िया सी आवाज आती है। स्पेशली ये देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है, किया जाता है ना। ठीक है, यानी कि पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देना हेतु बजाया जाता था। ठीक है, तो देखो पहले जैसे जो भंकोरा है ना, पहले के टाइम पे यही रणसिंगा होता था। रणसिंगा का एक रूप ही आपका क्या है, भंकोरा है। ठीक है, तो पहले रणसिंगा का प्रयोग किसमें करते थे? युद्ध में। आपने देखा होगा ना, आप मूवी वगैरह देखी होगी, तो पहले जमाने की जब युद्ध होते थे तो एक नहीं आता था ऐसे, ऐसे वो ऐसे घूम, जो ऐसे ऐसे ये ऐसे, और ये इस तरीके से होता था, ऐसे होता था, है। हाँ, कुछ और भी कहते, तुरही भी कहते हैं, रणसिंगा भी कहते हैं, भंकोरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न। अच्छा, ऐसे ही आपने एक और वाद्य यंत्र लिखो, अलगोजा सुने? अलगोजा, अलगोजा सुने? अलगोजा, अलगोजा होता है जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी। तो एक तो जब आप सिंपली बांसुरी बजा रहे हैं तो वो तो बांसुरी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने दो बांसुरी है, एक बांसुरी ये है और दूसरी बांसुरी है, और इन दोनों बांसुरी को आपने आपस में क्या कर दिया, बांध दिया। अब दोनों बांसुरियों के अगर आप एक साथ बजाएंगे ना, तो इसी को बोलते हैं अलगोजा। क्या कहा जाता है? अलगोजा। तो अलगोजा क्या होता है? तो ये दो बांसुरियों का समूह होता है जिनको एक साथ बजाया जाता है। ठीक, और अलगोजा क्योंकि ये दो बांसुरी है, दो बांसुरी, और दोनों एक जैसी, सेम लेंथ, है ना, सेम, सब कुछ सेम, रंग सेम, बांसुरी तो एक जैसी होती है, सब कुछ सेम है। तो जब दो चीजें एक जैसी होती है उनको क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उनको? हैं, क्या बोलते हैं? जब दोनों एक जैसी होती, जैसे दो नए बच्चे हो गए और दोनों एक जैसे, क्या बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं ना। तो ये तो हिंदी शब्द हुआ। अब पहाड़ी भाषा में आ जाओ, गढ़वाली कुमाऊनी, क्या बोलते हैं? जौया, क्या बोलते हैं? जौया नहीं बोलते, जौया हो रखी है, जौया। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है, इसको जौया मुरली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौया मुरली भी कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ था किसमें, जो वैयक्तिक सहायक वाला, उसमें ये प्रश्न आ रखा था स्टेनो वाले में, जौया मुरली किसे कहा जाता है? तो ये अलगोजा को जौया मुरली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 30वां, और प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है, देखो, सुमिलित करना है, तो करिए जरा, सुमिलित करो भाई। सुमिलित करते हैं। देखो, लाइकेन पार्क अभी कुछ दिन पहले बता चुका मैं, लाइकेन पार्क कहाँ है? तो लाइकेन पार्क है मुंशियारी, मुंशियारी कहाँ है? पिथौरागढ़। प्रथम मगरमच्छ पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपका उधम सिंह नगर में। कहाँ पर है?
उधम सिंह नगर। सुरभि वाटिका ये कहाँ है? तो भाई ये लाल कुआं हल्द्वानी में ही। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन, तो ये भी आपका लाल कुआं हल्द्वानी में ही बनाया गया। तो ए का बी, दो का एक और सी का सी, डी का डी, तो जो भी है आप आंसर कर लेना। ठीक, इसके अलावा देखो इसमें मैं कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका, ये कहाँ है? रामायण वाटिका, रामायण एवं महाभारत वाटिका, महाभारत वाटिका बताओ कहाँ है? तो ये भी आपके कहां पर है? हल्द्वानी में, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने गार्डन बना रखा है जिसका नाम क्या है? बुरांस गार्डन। क्या बना रखा है? बुरांस गार्डन। बुरांस गार्डन कहाँ है? तो ये आपका कहां पर है? तो ये है आपका मुनस्यारी में। कहां पर है? मुनस्यारी में। इसके अलावा हमारे राज्य का सबसे बड़ा हर्बल, ठीक है, हर्बल गार्डन, सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल गार्डन है ये कहां पर है? तो ये माणा में बना रखा है। कहां पे बना रखा है? ये माणा में बना रखा है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, आजकल पेपर में जरूर आएंगे क्योंकि ये 2023-24 के अराउंड बने और उत्तराखंड करंट अफेयर जनरली 1-2 साल पहले का ही पूछता है। ठीक है, जो यूकेएसएससी वाला है। ठीक, हर्बल गार्डन माणा में, बुरांस गार्डन मुनस्यारी में, रामायण और महाभारत वाटिका आपकी कहां पे हो जाएगी? हल्द्वानी में हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे राज्य में कैक्टस पार्क भी बनाया गया, सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहां पर है? हाँ, कैक्टस पार्क, सबसे बड़ा जो कैक्टस पार्क है ये देहरादून में कहां पे बनाया गया? तो एक देहरादून जू करके, देहरादून जू, ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने देहरादून जू। तो यहाँ पे कैक्टस पार्क बनाया गया। पहले इस देहरादून जू का नाम क्या था? मालसी डियर पार्क था। क्या था? मालसी डियर पार्क। अभी कुछ टाइम पहले इसका नाम चेंज हुआ है। अगला प्रश्न आ जाओ, डूंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? बताओ, डूंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है? डूंगी पैंतोली आंदोलन, हाँ, किससे संबंधित है? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया था? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। और उद्यान विभाग क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, इन जंगलों को काटेगा, कल के दिन ठेके पे दे देगा, तो इससे बांझों का क्या हो सकता है? कटान हो सकता है। इसीलिए स्थानीय लोग जो है इसके विरोध में आ गया कि आपको ये उद्यान विभाग को क्या नहीं करना है? हस्तांतरित नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया? क्या किया गया? डूंगी पैंतोली आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? डूंगी पैंतोली आंदोलन चलाया गया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये बताओ, जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा था? पानी राखो आंदोलन। कौन सा था? पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, पानी राखो आंदोलन। और पानी राखो आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? कौन थे? कौन थे पानी राखो आंदोलन के? ये थे सच्चिदानंद भारती। कौन थे? सच्चिदानंद भारती। और सच्चिदानंद भारती के द्वारा ही एक संस्थान की स्थापना की गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? बताओ। दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान। ठीक है, दूधातोली लोक विकास संस्थान। अब ये मैं कई बार बता चुका हूं, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी लोग इसको कमेंट में करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलो जी। बाकी देखो, डूंगी पैंतोली आंदोलन हम बता ही चुके हैं। अब ऐसे, अच्छा, कब हुआ था डूंगी पैंतोली आंदोलन? 1980 में हुआ था, है ना? और कहां पे हुआ था? चमोली में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था किसने? मथुरा देवी ने। किसने किया था? मथुरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। राइट, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी? तो देखो, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने करी? यशोधर मठपाल ने भीमताल में की थी। और कब की थी? कब की थी? हाँ, कब करी थी? 1983 में। ठीक है, 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई। ठीक है, चलो ये आएगा, आएंगे वो। ठीक, अगला प्रश्न,
नेक्स्ट है 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जीडीपी, ठीक है, का सही घटता क्रम बताना है। तो बताओ सही घटता क्रम। सबसे अधिक 2023-24 के अनुसार जो जीडीपी थी वो सबसे ज्यादा थी किसकी, उधम सिंह नगर की, उसके बाद हरिद्वार की, उसके बाद देहरादून की और उसके बाद नैनीताल की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख, तो ये आपको कालसी अभिलेख में मिल जाता है। कालसी अभिलेख जो है, कालसी अभिलेख की अगर बात करें तो बताओ कालसी अभिलेख किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है कालसी अभिलेख, ठीक है, अशोक का शिलालेख भी बोलते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो 1860 ईस्वी में किसने करी थी, फॉरेस्ट ने की थी। किसने करी थी, फॉरेस्ट ने करी थी। जंगल मत निकाला इसका अर्थ, जंगल नहीं की थी, जंगल है नहीं, आदमी का नाम था फॉरेस्ट। 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट नाम के एक अधिकारी ने, ठीक है, कालसी अभिलेख की क्या करी थी, खोज करी थी। इसी अभिलेख में कालसी को क्या कहा गया है, कलकूट कहा गया है। क्या कहा है, कलकूट कहा है, ठीक। और जो ये अभिलेख है वो कब का अभिलेख है, 257 बीसी का, ठीक है, 257 बीसी का हो जाएगा, ठीक है। और इस अभिलेख में आपको पता है क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कुछ तो लिखा होगा ना अभिलेख में, क्या लिखा है, हाँ, मैंने हॉस्पिटल बना दिए हैं, यानी कि मैंने इस क्षेत्र में, यानी कलकूट क्षेत्र में क्या कर दिया है, मनुष्य और जानवरों के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दी है। तो अगर कोई बीमार है तो आप अस्पताल में अपना क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नंधौर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किन जनपदों में स्थित है। तो बताओ नंधौर वन्य जीव अभयारण्य बताओ कहाँ है, ये बताया था मैंने आपको, नैनीताल एवं चंपावत में। तो नंधौर वन्य जीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो नंधौर वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं हम अपने राज्य में वन्य जीव विहारों की बात करें या विल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो टोटल कितने विल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 7 वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक है। हमारे राज्य का जो पहला वन्य जीव अभयारण्य था उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोविंद वन्य जीव विहार। क्या था उसका नाम, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, 1955 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। उसके बाद बताओ दूसरा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, केदारनाथ, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 बताओ कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, ठीक। उसके बाद तीसरे वन्य जीव विहार की बात करें तो तीसरा कौन सा था, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। और अस्कोट की स्थापना कब हुई, 1987 में हुई। कब हुई थी, 1987 में हुई थी। अस्कोट के बाद अगला है सोना नदी, चौथा है आपका कौन सा है, सोना नदी, सोना नदी वन्य जीव विहार। और सोना नदी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 19 कब हुई, अरे ये 86 होना चाहिए था ना, हाँ, अस्कोट कब हुआ, 1986 में, ठीक। सोना नदी की कब हुई, 1987 में हुई। सोना नदी की कब हुई थी, 1987 में, ठीक। और सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये पौड़ी में है। कहाँ पर है, पौड़ी में। साथ में जनपद भी पता होना चाहिए, कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ कहाँ है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग एंड चमोली हो जाएगा। और गोविंद कहाँ है, तो गोविंद है आपका उत्तरकाशी, ठीक। उसके बाद अगला नेक्स्ट पांचवा कौन सा हो जाएगा, विंसर, विंसर वन्य जीव अभयारण्य। और विंसर की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। और विंसर कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक। अगला कौन सा है, छठवें नंबर का, छठवें का हो जाएगा मसूरी, मसूरी वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1993 में हुई थी। और मसूरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो मसूरी वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा,
देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? देहरादून यानी मसूरी में हो जाएगा। और मसूरी वन्य जीव बिहार में ही क्या मिलता है? पहाड़ी बटेर। और ऐसा माना जाता है अब ये क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, चलो जी, तो ये थे हमारे पास क्या? वन्य जीव बिहार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए। तान्या कोटनाला किससे संबंधित है? तान्या कोटनाला, हाँ ये है आपका भुली डिजाइन स्टूडियो। किससे संबंधित है? भुली डिजाइन स्टूडियो। ध्यान में रखना, तान्या कोटनाला के साथ एक और लड़की भी है, उसका नाम है तान्या सिंह। तो ये दो लड़कियां हैं। ठीक है, तान्या कोटनाला और तान्या सिंह, इनके द्वारा एक नया नवाचार शुरू किया गया, भुली डिजाइन स्टूडियो। इसके माध्यम से आज पैसा भी कमा रही है और रोजगार भी दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, शशि बहुगुणा की बात करें तो शशि बहुगुणा किससे संबंधित है? तो ये नमक वाली ब्रांड से संबंधित है ना, जो उत्तराखंड का जो पिसा हुआ नमक होता है ना। ठीक है, तो इससे ये आजकल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। कौन? शशि बहुगुणा। उसके बाद है मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी खाती संबंधित है एप्पण प्रोजेक्ट से, है ना। तो एप्पण का इन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन किया है। ठीक है, तो एप्पण से संबंधित ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और शिखा प्रकाश आपकी किससे संबंधित है? वैली कल्चर इंडिया से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप मिलान कर देना। ठीक है, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है इधर, है? अच्छा, आपके पास उसमें होंगे ना। ठीक है, यहाँ पे गायब हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलो मिला देना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, उजली और अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय से संबंधित है? बताओ। अंधेरी होली और उजली होली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, थारुओं में होली को 2 रूपों में मनाया जाता है। ठीक, एक आपकी कौन सी? उजली होली, और एक आपकी कौन सी? अंधेरी होली। ठीक है, अब जिस दिन क्या होता है? होलिका दहन होता है। होलिका दहन से पहले ये लोग उजली होली मनाते, खूब धूम धमाके से बढ़िया से होली मनाते, है ना। और जिस दिन होलिका का दहन हो जाता है, तब ये लोग बोलते हैं अब तो होलिका मर गई ना, अब क्या ज्यादा मनाना, है ना। अब तो होलिका क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा चुपचाप रहते, शांत रहते हैं। ठीक है, तो फिर ये इसी को क्या बोलते हैं? अंधेरी होली। यानी कुछ दिन, 6-7 दिन तक ये बिल्कुल शांत हो जाती है लोग, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं, कोई डीजे वगैरह नहीं, कोई ढोल दमाव नहीं। ठीक है, तो यानी कि पहले उजली होली, होलिका से पहले, और जिस दिन होलिका दहन हो जाएगा उसके बाद ये अंधेरी होली मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, होली के अवसर पर ये लोग एक खास प्रकार का नृत्य करते हैं, और उस नृत्य को क्या कहा जाता है? खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। इसी को खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर थारुओं की बात करें तो थारुओं में दीपावली भी बड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। और ये दीपावली को कैसे मनाते हैं? हाँ, दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले जो थोरा नहीं, क्या, थारो जनजाति है ना, जो थोरा नहीं, थारो जनजाति, थारो जनजाति और जो बोक्सा जनजाति थी, पहले ये ना साथ में थे, एक ही थे। और ऐसा माना जाता है कि बाद में इनमें क्या हो गया? विवाद हुआ। विवाद होने के कारण इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी, और ये एक दूसरे से हमेशा से क्या हो गए? अलग हो गए। और जिस दिन ये अलग हुए, वो दिन था कौन सा? दिवाली का दिन था। और तब से ये लोग क्या करते हैं? दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसलिए मनाते हैं। ऐसा मत सोचना कि इनको खुशी नहीं हुई कि राम ने लंका पे विजय पाई और घर वापस आए, उससे संबंध नहीं। हाँ, इसका संबंध किससे? इस चीज से संबंध है। ठीक है, चलो। इसके अलावा देखो, अगर थारुओं की बात करें तो थारुओं के कुछ क्या है? अपने स्थानीय देवता है। ठीक है, स्थानीय देवता है। ठीक है, और स्थानीय देवता में जैसे क्या है? कौन कौन से? खड़का भूत, आपने सुना होगा, खड़का भूत है। ठीक है, पच्छावन हो जाएगा, नगराई देवी हो जाएगा, नगराई देवी, कलवा देवता, ठीक है, कोरोदेव। ठीक है, तो ये कई सारे इनके क्या है? स्थानीय देवता हैं। किनके? थारुओं के। ठीक है, और बाकी थारू लोग कहाँ पे निवास करते हैं? थारू लोग उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ठीक है, खटीमा, बाजपुर, ये जो एरिया है,
ये सारे एरिया सितारगंज, यहाँ पे आपके थारू बाहुल्य क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखो ये प्रश्न तो बहुत ही नॉर्मल हो गया ना, सिद्धेश सुमन ने लिया, नागेंद्र सकलानी ने लिया, भोलू भंडारी ने लिया, लेकिन कल्याण चंद तो कहाँ से आ जाएंगे ना इधर, है ना। मान लो आपको नहीं पता था नागेंद्र सकलानी भोलू भंडारी कौन है, तो तभी तो प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। कल्याण चंद तो कहाँ कुमाऊं में रहेगी, और वो भी कब रहेगी, गोरखा के आने से कई सालों पहले, है ना। और ये कहाँ आपकी टिहरी रियासत, टिहरी रियासत आंदोलन कब चलता है, 1900 के बाद चलता है ना। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। कल्याण चंद कौन था, एक चंद राजा था, क्या था, चंद राजा था, ठीक है। सिरदेव सुमन के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। सिरदेव सुमन जो है टिहरी प्रजामंडल के, ये भी एक फाउंडिंग मेंबर थे, और देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी टिहरी प्रजामंडल की स्थापना, 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। टिहरी प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि टिहरी में लोगों को जागरूक किया जाए, और टिहरी में, ठीक है, एक राजा की जगह आम लोगों का क्या हो, शासन हो, या अगर राजा हो भी तो ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी होगी, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों की होगी, ठीक है। चलो, और कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, तो ये हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। नागेंद्र सकलानी और जो भोलू भंडारी थे, ये कीर्तिनगर जब आंदोलन हुआ था कीर्तिनगर में, तो कीर्तिनगर में, ठीक है, ये दो लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और कीर्तिनगर में ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 11 जनवरी 1948, ठीक है, 11 जनवरी 1948 में जब कीर्तिनगर में जन आंदोलन हुआ, तो इसी जन आंदोलन में, ठीक है, नागेंद्र सकलानी और भोलू भंडारी नामक दो क्रांतिकारियों क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक। चल अगला प्रश्न आ जाओ। देखो, दो कूट दे रखे हैं, दो कथन दे रखे हैं, और कूट के माध्यम से सही आपको बताना है। खतलिंग ग्लेशियर विलंगना नदी का स्रोत है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई, खतलिंग ग्लेशियर से ही विलंगना नदी निकलती है। कारण बताने, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, कि ये बात सही है, तो पहली बात, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक। अब ऑप्शन देखो, ए सही परंतु आर गलत, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों कथन सही है। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों कथन सही है। दोनों गलत हैं, ये हो ही नहीं सकता है। अब बाकी आपको पता नहीं है भाई ये इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं है, तो आपने ये तीन ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पे रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया है, एक खुंट नामक स्थान में किया गया है। खुंट कहां पर है, अल्मोड़ा है। खुंट एक गांव पड़ता है, और आपने सुना भी होगा, इसी गांव में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर घोषित किया गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, तो कौन सा है आपका, नक्षत्र सभा, ठीक है, कौन सा है, नक्षत्र सभा है। उत्तराखंड में खगोल पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं, उत्तराखंड सरकार ऐसे चाहती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों पर्याप्त संभावनाएं क्यों है, क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में आसमान जनरली क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है नहीं होता है। अगर अभी आप अक्टूबर नवंबर का महीने देखेंगे तो बिल्कुल एकदम साफ मौसम होगा, सर्दियों में भी साफ मौसम होता है। वहीं आप मैदानी क्षेत्रों में, सर्दियों में तो पूरी धुंध छा जाती है चारों तरफ, है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, खगोल पर्यटन। अब खगोल पर्यटन का मतलब है कि कहीं पे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र बना दिए जहां से आप आसमान को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, नंगी आंखों से तो कहीं से भी देख लेंगे, इसके लिए क्या होंगे, दूरबीन लगा रखे होंगे, टेलीस्कोप होंगे, कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है आपका नक्षत्र सभा, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, मसूरी में किया गया था, मसूरी में, वो भी कहाँ पे, जॉर्ज एवरेस्ट में किया गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि
अस्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। क्या ये बात सही है? बताओ ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है ना। अरे हिम रेखा वही तो होती है जिसके बाद क्या होती है, पहाड़ हमेशा बर्फ से क्या होता है, ढका होता है, हिम रेखा। और हिम रेखा जनरली हमारे राज्य में लगभग लगभग स्टार्ट हो जाती है 4000 मीटर के आसपास। 4000 या 4400 मीटर के बाद परमानेंटली आपको क्या दिखेगी, बर्फ दिखेगी। ठीक है, चलो तो यानी कि पहला कथन सही है। बुग्याल वृक्ष, बुग्याल जो है वो वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है ना। पहले इधर देखो, इधर मान लो ये लाइन है वृक्ष रेखा तक, उसके बाद देखो इसके ऊपर क्लाइमेट नहीं हो पाता है, इसलिए वृक्ष डेवलप नहीं हो पाते, तो केवल यहाँ क्या छोटी छोटी घास फूस होती है, इसी को हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा स्थान आ जाता है इन बुग्यालों के बाद जहां से आपके क्या हो जाते हैं, ऐसा क्षेत्र शुरू हो जाता है जहां परमानेंटली क्या होती है, बर्फ होती है, तो इसी को तो हम हिम रेखा कहेंगे। तो ये आपकी हिम रेखा होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, वृक्ष रेखा होगी। इसी के बीच में आपका क्या हो गया, बुग्याल, और इससे ऊपर क्या हो जाएगा आपका वे पहाड़ यानी महान हिमालय जहां हमेशा क्या होती है, बर्फ होती है साल भर। ठीक है, तो यानी कि दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाओ। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? यानी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पहले ये बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये भी नहीं बताया ना, फिर तो हो गया, फिर तो है कहाँ है? अरे इधर बगल में ही, नीचे जाके नहीं देखा आपने? है मथुरा वाली रोड नीचे, जब आप यहाँ से नीचे जाते हैं, बंगाली कोठी से नीचे जाते हैं, नहीं देखा आपने? हाँ ठीक है, तो उसी रोड पे जब सीधा जाते हैं तो बहुत बड़ा पशु विभाग आता है ना, वही तो है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। इसी के द्वारा जो है बद्री गाय की नस्ल में क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। ये एक क्या है, हमारी देसी, देसी मतलब हमारे पहाड़ क्षेत्र की गाय है, कौन सी, बद्री गाय। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला लिखी? ये सभी को पता होना चाहिए, किसने, लीलानंद कोटनाला ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? ये तो कई बार बता चुका हूं, बेदनी बुग्याल। कहाँ है बेदनी बुग्याल? कहाँ है, चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में। दयारा बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में। कुश कल्याण कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में है। और दूधातोली कहाँ है, दूधातोली, अरे दूधातोली कहाँ है, कहाँ है दूधातोली? हाँ कहाँ है दूधातोली, चमोली में। कहाँ है, चमोली में दूधातोली। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? बताओ किसे किया जाता है, हिमाद्री से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड के अन्य प्रोडक्ट हैं, अब ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड के जो अन्य प्रोडक्ट हैं इनको छोड़ करके वो किस ब्रांड से बेचे जाएंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ वालों ने बोल दिया, अब आपकी बारी है ऑनलाइन वालों। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में जो अन्य उत्पाद होंगे उनको किस नाम से क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, और हस्तशिल्प जो हथकरघा वाले वो हिमाद्री नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों का उनके उद्गम स्थल से क्या करना है, सुमिलित करना है। देखो सबसे पहले भिलंगना, भिलंगना का उद्गम क्या है, खतलिंग। मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ। सरस्वती का उद्गम देवताल। अलकनंदा का सतोपंथ। और रामगंगा का दूधातोली हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा मिल रहा है, एक का डी, दो का बी, एक का डी, दो का बी, बताओ कौन सा है ऐसे? अच्छा इधर ऑप्शन गायब कर दे रहे आज। हाँ ठीक है, जो मैंने आपने बताया आप लोग अपने अपने पेपर में कर देना। एक का डी यानी भिलंगना खतलिंग से निकलती है, मंदाकली केदारनाथ से निकलती है, सरस्वती देवताल से निकलती है, अलकनंदा सतोपंथ और रामगंगा दूधातोली से निकलती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? पहली बात, ये परमिट है क्या, तो जैसे मान लो उत्तराखंड या भारत के किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्र ऐसा लगता है कि जो प्रतिबंधित है, जैसे सीमांत क्षेत्र कई जगह पे क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं।
वहां पे आप बिना परमिशन के आप वहां पे नहीं जा सकते, क्योंकि कैसे एरिया होते हैं, सेंसिटिव एरिया होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से एंट्री नहीं कर सकते। अगर मान लो उसको क्या करना है, घूमने जाना ही है, तो उसको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी में एक होता है इनर लाइन परमिट, जिसको बोलते हैं ILP कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहा जाता है, यानी कि RAP। अब जो इनर लाइन परमिट होता है, इसको कौन करता है, तो इसको करती है, इसकी परमिशन देती है भारत सरकार। इसको कौन देती है, भारत सरकार देती है। ठीक है, क्या देती है, भारत सरकार देती है। और जो आपका प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट होती है, ये कौन देती है, ये राज्य सरकार देती है, यानी उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में उत्तराखंड सरकार देती है। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन कोई मिल रहा है ऐसा, इनर लाइन परमिट केंद्र सरकार द्वारा, और वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रायोग की नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए, तो बताओ किसमें सम होनी चाहिए। मैं कई बार बता चुका, चौफला में। और चौफला नृत्य पति के घर आने की खुशी में हुआ करती थी पहले के जमाने में, है ना, जब पति कई सालों के बाद क्या आता था, घर आता था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, तो हमेशा कैसा होगा, सम संख्या, कैसा होगा, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी रामायण उत्सव के बारे में आप जानते हैं, रामायण उत्सव जो है ये चमोली के कौन से गांव में, डुंगरा और सलोण गांव। ठीक है, डुंगरा, सलोण, बसोली, ऐसे 3-4 गांव है, यहाँ पे रामायण उत्सव होते हैं, रामायण के प्रसंग होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, रामायण उत्सव रखा रहता है। और इनकी जो सबसे खास बात होती है वो क्या होते हैं, मुखौटा। यहाँ पे 2 प्रकार के क्या होते हैं, मुखौटे लगाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके क्या है, ध्योपत्तर, क्या होते हैं, ध्योपत्तर, और दूसरे क्या होते हैं, खलियारी। 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं। ध्योपत्तर जो होते हैं ये जनरली देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, यानी जिसपे किसी में देवता आएगा तो ध्योपत्तर लगाइए। तो देवी देवता से संबंधित जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ध्योपत्तर मुखौटे होते हैं, देवी देवता से संबंधित। और एक खिलियारी से संबंध में आ रहा है ना, मनोरंजन वाले जो मुखौटे होते हैं, मनोरंजन वाले जो मुखौटे होते हैं ये आपके खिलियारी प्रकार के मुखौटे होते हैं। ठीक है, और वही अगर बात करें तो जो रामायण उत्सव है, एक आदमी है जिनका नाम है कुशाल सिंह भंडारी। ठीक है, इनके द्वारा रामायण उत्सव को पहली बार क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध मतलब लिखा गया रामायण उत्सव के बारे में। किसने, कुशाल सिंह भंडारी, कुशाल सिंह भंडारी ने पहली बार इसको क्या किया, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। अब किसी चीज का प्रचार प्रसार करना है तो उसको लिपिबद्ध करना जरूरी है, ताकि उस किताब को लोग पढ़ें और लोगों को समझ में आ जाए कि एक उत्सव ऐसा इधर भी होता है। ठीक है, बाद में जो रामायण उत्सव है ये काफी फेमस हुआ, और जब इन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया तो तब किसने, यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। और कब किया गया, ये 2009 में, कब किया गया, 2009 में किया गया रामायण उत्सव को। ठीक है, चलो 2 अक्टूबर 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, विश्व की, क्या बोलेंगे इसको, विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या किया गया, इसको घोषित किया गया। ठीक है, क्या किया गया, घोषित किया गया। चलो, जागर तो जानते हैं, जागर क्या होता है, ये उत्तराखंड में देवी देवताओं से संबंधित ये क्या होते हैं, पौराणिक लोक गाथाएं होती है ना। चलो अगला प्रश्न, नीचे दिए गए के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित सही घटनाओं के हिसाब से सही क्रम बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आपका खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, खटीमा कांड। ऐसा सोचा गया था एक यात्रा निकालेंगे पूरी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और सबसे पूर्वी भाग आपका खटीमा वाला एरिया आ जाएगा। तो खटीमा से आपकी यात्रा शुरू होगी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, वहां से शुरू करेंगे और लास्ट कहाँ पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे। तो खटीमा में लोग एकत्रित हुए थे 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर 1994 को। तभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चला दी और वहां पे ये घटना होगी, कई लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद इसी के विरोध में
लोग कहाँ इकट्ठा हो रखे थे? मसूरी में इकट्ठा हो रखे थे 2 तारीख को। 2 सितंबर 1994 को लोग मसूरी में क्या हो रखे थे? इकट्ठा हो रखे थे। फिर से पुलिस ने यहाँ भी गोली चला दी और यहाँ भी कई लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। फिर उसके बाद 15 सितंबर का दिन आया, ठीक है। सभी लोग मसूरी आ रहे थे, लेकिन बाटा घाट नामक स्थान पे पुलिस ने यहाँ आंदोलनकारियों से क्या कर दी? फिर झड़प कर दी और 15 सितंबर को क्या होता है? बाटा घाटा कांड होता है। फिर उसके बाद देखो 2 अक्टूबर का दिन ऐसा सोचा गया, इस दिन तो गांधी जयंती है ना, 1994। कम से कम इस दिन तो ये लोग गोली नहीं चलाएंगे, है ना, मारपीट नहीं करेंगे। और जब हमारे उत्तराखंड के लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में एक तिराहा आता है जिसे बोलते हैं रामपुर तिराहा। वहीं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया और इसी घटना को रामपुर तिराहा कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका क्रम ये हो जाएगा। तो यानी कि क्रम हुआ कब? कौन सा? 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है तो इंग्लिश ही आ गया क्या बोलता? चलो कोई बात नहीं, अंग्रेजी भी आती है हमें, है ना, ऐसी बात थोड़ी है। कहाँ है? कौन से प्रश्न था वो? कोई नहीं, आप अपने उस पर देखते रहो। ओ, थक गया बेचारा ना, 1 घंटा हो गया ना तो थक जाता है ना। चलो हो जाएगा, वो अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, हो तो गया वो, आज बड़ी जल्दी हो गया। देखो यहाँ पे है पुंगाड़ी बीमारी, है, ये कौन सी बीमारी होगी रे? पुंगाड़ी बीमारी नहीं, तिमारी, ये तिमारी है। हाँ हाँ, आपने भी बीमारी पढ़ा होगा ना। हाँ, तो पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हाँ, हंस क्यों है? ठीक है, तो पुंगाड़ी कर किससे संबंधित था? तो ये था आपका किससे संबंधित था? ये था आपका भूमि कर, यानी कि लैंड, है ना, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड टैक्स बोलेंगे इसको, यानी कि भूमि कर। भूमि कर हुआ करता था, यानी कि खेतों पे लगने वाला जो कर हुआ करता था उसी को क्या बोलते थे? पुंगाड़ी कर कहते थे। वही तिमारी कर क्या होता था? तो ये सैनिकों को देकर होता था, सैनिकों को देकर, सैनिकों को दे कर आपका कौन सा होता था? तिमारी कर होता था, ठीक है। और वही अगर मिझारी कर की बात करें तो मिझारी किस लिए होता था? मिझारी कर बताओ, मिझारी कर होता था किसी चीज के लिए। तो जो मिझारी कर होता था ये आपके किस पे लगाया जाता था? शिल्पकार और जो आपके जगरिया ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ये जागरिया, जागरिया जो ब्राह्मण होते थे उन पे लगने वाला जो कर होता था उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता था? मिझारी कर कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। जनरली ब्राह्मणों को तो दिया जाता था ना, परंपरा थी, लेकिन इन्होंने कहा ब्राह्मण कौन सी बड़ी बात है ना, इनसे भी हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। अब जैसे जो जगरिया ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जागर लगाते हैं ना, और देवता को नचाते हैं। और जब देवता को नचाते हैं तो आपने देखा होगा आसपास के जो भी लोग होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ भेंट रखते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना रुपए। अब गोरखों ने देखा इस पंडित की तो बहुत ज्यादा इनकम हो रही है ना, हमें क्या मिला इसमें? इसको तो बहुत कुछ मिल गया, हमें क्या मिला? अब उसने बोला अब भाई इसमें भी तुझे टैक्स, मान लो तेरी कमाई हुई आज की इतनी, तो इसका इतना प्रतिशत इधर भी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना, ठीक है। चल, तो शिल्पकार और जगरिया पे लगने वाला जो कर होता था उसको बोलते थे तिमारी, तिमारी नहीं मिझारी कर बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि ये गोरखा पीरियड का टैक्स सिस्टम हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमिटी ऑफ द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको ये बताना है कि उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा से संबंधित कमेटी थी, है ना, या विधानसभा के द्वारा कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया। तो इनमें देखो कौन कौन सी कमेटी, एक है आपकी कमेटी ऑन यूथ अफेयर्स, कमेटी ऑन माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन का मतलब क्या है? पलायन, ठीक है। कमेटी ऑन लैंड लॉज, यानी किस पे कमेटी? भू कानून पे। तो देखो एक आपका कौन सा है? कमेटी ऑन यूथ अफेयर्स, यानी युवा मामले पे। और ये कौन सा है? लोकल डायलेक्ट्स, यानी स्थानीय बोली, स्थानीय बोली से संबंधित आपकी क्या हो जाएगी? कमेटी हो जाएगी। तो उत्तराखंड विधानसभा से संबंधित जो कमेटी है, एक तो ये है कमेटी ऑन लोकल डायलेक्ट्स एंड दूसरी कौन सी है? कमेटी ऑन माइग्रेशन,
यानी कि 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। कौन सा है? डी। तो जो आपकी स्थानीय बोली पर जो समिति है और दूसरा जो पलायन पे जो समिति है, ये उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा बनाई गई समिति है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। The leaves of this tree are used as animal fodder, फोल्डर नहीं, फोडर या फीडर होना चाहिए। Its fiber is used to make ropes and due to the high calorific value of its wood, it is used as firewood. The statement fits correctly for which tree found in Uttarakhand, है ना? यार आपको सस्पेंस क्यों होता है मेरी अंग्रेजी पे? है इतना मुस्कुरा क्यों रहे आप लोग? हैं गलत बोला मैंने, गलत प्रोनाउंसिएशन, ये भी नहीं बोला जा रहा ना, है गलत प्रोनाउंसिएशन किया, ठीक बोला ना? हाँ ठीक है, चलो तो देखो इसका मैं हिंदी अनुवाद भी करता हूँ अगर हो पाया तो, ठीक है। हाँ, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, यानी इस पेड़ के पत्ते, ऐसे ठीक है, ठीक बोला, आर यूज्ड एज एनिमल फीडर होना था ना, फोडर होता है, अच्छा चारा, फोडर को चारा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो फोडर ठीक है। एनिमल यानी कि एनिमल के चारे के लिए किया जाता है, यानी खाने के लिए, ठीक है, हाँ जीव जंतु। इट्स फाइबर इज यूज टू मेक रोप्स, यानी इसके जो क्या होते हैं, रेसे, रेसे जो बाहर से क्या निकालते हो, हाँ रेसा ही होता है ना जो निकालते हैं, उससे रोप बनाई जाती है, ठीक है, देखते हैं। एंड ड्यू टू द हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द वुड, इसका मतलब खूब सारा ईंधन यूज किया जाता है ना, यानी इसका कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है ऊष्मीयमान, यानी इसकी हीट होने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी जल जाती है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज फायरवुड, आग जलाने के काम आती है। तो बताओ कि ये किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं? पहेली है ना ये एक प्रकार की, है ना, एक तरीके से पहेली होगी ना, ठीक है। तो पहेली को सुलझाओ भाई। तिमल सुना है आपने? तिमला खाया तिमला का पेड़। क्या तिमले की छाल से रस्सी बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। कहाँ बनाई जाती है ना? चलो पाइन, चीड़, क्या चीड़ के रस्सी बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। बनाते होंगे आपके यहाँ ना, हमारे यहाँ तो नहीं बनाते, ठीक है। भींगल, ठीक है, अभी मान लो हमें नहीं पता, ठीक है। ये क्या है? खड़क, खड़ीक, इससे भी नहीं बनाया जाता। भींगल मतलब भीमल, भीमल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भीमल का जो पेड़ होता है, इसकी पेड़ ईंधन के काम भी आता है ना। और जैसे आपने इसकी जो टहनी है, जो छोटी छोटी टहनी है, वो काट करके अगर आप पानी में रखोगे ना, तो फिर इसके रेसे निकाले जाते हैं और उसी रेसे से रस्सी बनाई जाती है। फिर जब आप रेसे निकाल देते हैं, ठीक है, उसकी जो लकड़ी बची, उस लकड़ी का आप आग जलाने के लिए यूज करते हैं। व्हाइट लकड़ी होती है एकदम से, देखा आपने? नहीं देखा, ठीक है। चलो तो भींगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर इज नो हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ द विजिट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर, ये क्या लिखे? वेनसांग, अच्छा वेनसांग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, बताओ इनमें से किस स्थान पे वेनसांग जो है उसने यात्रा नहीं की थी? तो देखो जब हम वेनसांग का यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, और वेनसांग का यात्रा वृत्तांत कौन सा था, कौन सी किताब लिखी उसने एक किताब लिखी थी, CUK लिखी थी, CUK नामक किताब लिखी थी। उसी किताब में मदावर का वर्णन मिलता है, मायापुर मिलता है और ब्रह्मपुर मिलता है, ठीक है। इतने सारी चीजें आपकी मिल जाएंगी। तो यानी कि आपका केवल ए वाला ऑप्शन नहीं मिलता, मकरपुर, ठीक है। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मदावर का वर्णन करता है, मायापुर का करता है और ब्रह्मपुर का भी करता है, ठीक। तो आपका ये वाला ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न। विच सॉन्ग इज ए सॉन्ग ऑफ रेनी डेज? थड़िया डांस सॉन्ग, क्या थड़िया रेनी सीजन में गाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चौमासा गाया जाता है? तो बिल्कुल गाया जाता है। फोपली, ये नहीं गाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजापुर कैनल इन द देन देहरादून? तो देहरादून में जो बीजापुर कैनल यानी नहर का जो निर्माण कराया गया है, उस नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कैप्टन कॉटले ने करवाया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 57वां प्रश्न है कि सही मिलान करना है। सुंदर ढूंगा कहां पर है? बागेश्वर में। डोकरियानी उत्तरकाशी में। नामिक पिथौरागढ़ में।
और खतलिंग टेरी गढ़वाल में हो जाएगा। बस बाकी मिलान कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? बताओ कौन सा नहीं है उत्तराखंड में? देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये है, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहां पर है? ये देहरादून में है। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये परसों ही बताया था, रुड़की में है। ठीक, और इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये भी आपका देहरादून में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मैच करिए इनको जरा। देवीपुरा, देवीपुरा या देवीधुरा? देवीधुरा होना चाहिए था ना। देवीधुरा कहां पर है? तो देवीधुरा है आपका चंपावत में, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या है? हुडली रॉक पेंटिंग उत्तरकाशी में है। लाकूडियार आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, और ग्वारखिया गुफा आपका कहां हो जाएगा? ये आपका चमोली में हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी मिलान करिए। और अगला प्रश्न आ जाओ, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट द फर्स्ट ग्रेन एटीएम ऑफ द स्टेट हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो कहां पे किया गया? देहरादून में, इधर धर्मपुर में ही किया गया था। तो हमारे राज्य का पहला जो ग्रेन एटीएम यानी अनाज वाला जो एटीएम लगाया गया है वो कहां पे लगाया गया है? वो देहरादून में लगाया गया है। अनाज का एटीएम का मतलब जैसे आप पैसा निकालते ना, पैसा डाल, ये एटीएम डाला, ठीक है, और वहां से क्या निकलते? पैसा निकलते हैं। ऐसे ही ऐसे आपका क्या मिलेगा? एक ग्रेन कार्ड बनेगा। ठीक है, और ग्रेन एटीएम कार्ड जैसे आपने कार्ड अंदर डाला तो तुरंत नीचे से गेहूं निकल जाएगा या चावल निकलेगा। ठीक है, ऐसा एटीएम लगाया गया। ठीक, तो ये आपका 60वां प्रश्न हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू।